नमस्कार। कार्यक्रम पार्लियामेंट दिस वीक में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अर्चना मिश्रा। संसद टीवी के इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष से जुड़ी कुछ खास खबरों की। साथ ही डालेंगे नजर लोकतंत्र और संसद भवन परिसर से जुड़ी तमाम गतिविधियों पर। तो शुरुआत करते हैं पार्लियामेंट दिस वीक की, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। सीएजी कार्यालय में ऑडिट दिवस समारोह के उद्घाटन पर उपराष्ट्रपति का संबोधन। कहा, जवाबदेही और पारदर्शिता लोकतंत्र की प्रगति के लिए है जरूरी। समापन सत्र में लोकसभा अध्यक्ष ने कहा, वित्तीय अनुशासन में सीएजी की महत्वपूर्ण भूमिका। उपराष्ट्रपति की 3 दिन की कंबोडिया यात्रा के दौरान द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा। 4 अहम समझौतों पर हस्ताक्षर के साथ आतंकवाद के खिलाफ साझा रणनीति पर जोर। पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में उपराष्ट्रपति ने खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा का मुद्दा उठाया। महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी के दीक्षांत समारोह में लोकसभा अध्यक्ष का संबोधन। कहा, चिकित्सा क्षेत्र में योग्यता के साथ मानवीय संवेदना भी बेहद जरूरी। स्वस्थ और निरोगी भारत के निर्माण में योगदान दें युवा। जनजातीय गौरव दिवस पर देश भर में मनाई गई भगवान बिरसा मुंडा की जयंती। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष ने दी श्रद्धांजलि। संसद भवन परिसर में उपराष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष ने मूर्ति पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर नमन किया। संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती पर पुष्पांजलि। लोकसभा अध्यक्ष ने चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। सांसद, पूर्व सांसद और दोनों सचिवालय के अधिकारी भी रहे मौजूद। तो अब खबरें विस्तार से। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सीएजी यानी भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के दूसरे ऑडिट दिवस समारोह का उद्घाटन किया। उपराष्ट्रपति ने दिल्ली में सीएजी कार्यालय में सभा को संबोधित करते हुए कहा कि लोकतांत्रिक प्रगति के लिए जवाबदेही और पारदर्शिता जरूरी है। उन्होंने कहा कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक संगठन ने बीते सालों में बहुत प्रगति की है और दुनिया में एक मजबूत लेखा परीक्षक संगठन के रूप में पहचान बनाई है। उपराष्ट्रपति ने सीएजी संस्थान की सराहना करते हुए कहा कि आम जनता में इस संस्थान के प्रति विश्वास और प्रभाव में बढ़ोतरी हुई है। इसीलिए नियंत्रक और महालेखा परीक्षक संस्थान के बढ़ते ग्राफ का श्रेय सीएजी के नेतृत्व को जाता है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि जवाबदेही और पारदर्शिता हमारे लोकतंत्र की प्रगति को बनाए रखने में मदद करती है। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक सेवा वितरण में जवाबदेही सुशासन के लिए सबसे उत्कृष्ट माध्यम है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि योजना का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने ये बात दूसरे लेखा परीक्षा दिवस समारोह का उद्घाटन करने के बाद सभा को संबोधित करते हुए कही। Transparent accountability in public service delivery is quintessential to good governance. I think it can never be overemphasized. It is something which has to take place. And only by taking recourse to this, the benefit can reach to those who are in the last row. And that is preamble of our Indian Constitution. This can be impactfully brought about and enhanced by CAG acting as vigilant and tough watchdog. It will have to flex its muscles to ensure there are no indiscretions or violations. उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने वैश्विक सर्वोत्तम पहलों के साथ एक मजबूत लेखा परीक्षा संगठन के रूप में अपनी प्रतिष्ठा स्थापित करने के लिए कैग की प्रशंसा की। उपराष्ट्रपति ने भरोसा जताया कि कैग की बढ़ती सक्रियता के साथ सरकारी योजनाओं की दक्षता और निगरानी में सुधार होना तय है, ताकि हर तरह की चुनौती से विश्वसनीयता के साथ निपटा जा सके। Audit is a powerful and I call it inescapable tool of good governance. In the absence of audit, we cannot conceive of good governance. Absence of audit or inefficient audit is the surest way to bring about degeneration. And I'm sure the present CAG and his team are keeping it in sharp focus and on radar.
कार्यक्रम के दौरान भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, उप नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग के अधिकारी और अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। वहीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दिल्ली में महालेखाकार सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि शासन प्रशासन में पारदर्शिता और वित्तीय अनुशासन स्थापित करने में सीएजी की बड़ी भूमिका रही है। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि भ्रष्टाचार मुक्त शासन व्यवस्था बनाने में इस संस्था पर बड़ी जिम्मेदारी है। उन्होंने इस बात पर खुशी जताई कि सीएजी निष्पक्ष, ईमानदार और प्रामाणिक तरीके से काम कर रही है। इसी वजह से देश विदेश की कई संस्थाएं भारत के सीएजी की कार्यप्रणाली को देखने और समझने के लिए आती हैं। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि सम्मेलन का प्राथमिक उद्देश्य सीएजी के कामकाज में सुधार और विचार विमर्श के लिए एक सक्षम मंच प्रदान करना है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने लेखा परीक्षा दिवस और लेखा परीक्षक सम्मेलन के समापन समारोह को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सीएजी दुनिया के सबसे प्रभावी और प्रतिष्ठित ऑडिट संस्थानों में से एक है। उन्होंने कहा कि सदन और संसदीय समितियों के भीतर सीएजी की रिपोर्ट पर चर्चा और सकारात्मक सुझाव देश के लोकतंत्र को मजबूत करता है। शासन जवाबदेह हो, पारदर्शी हो, ईमानदार हो, इसके लिए संविधान में इन संस्थाओं का निर्माण किया है। और मुझे गर्व है कि आज़ादी के पहले जब हमारा पूरक बजट 172 करोड़ था और आज हमें खुशी है कि हमारा बजट 39,44,909 करोड़ का बजट है। ये हमारी आर्थिक ताकत बढ़ी है, लेकिन उसके साथ साथ आपकी जिम्मेदारी भी बढ़ी है। एक भ्रष्टाचार मुक्त शासन व्यवस्था अगर खड़ी करनी है तो आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। और इसीलिए मुझे खुशी है कि एक निष्पक्ष, ईमानदार, पारदर्शी और प्रमाणित तरीके से ये संस्था काम कर रही है। लोकसभा अध्यक्ष ने विश्वास व्यक्त किया कि सीएजी ऑडिटिंग के क्षेत्र में देश की आवश्यकताओं के अनुसार नवाचारों को एडॉप्ट कर रही है, जो उसे और अधिक सशक्त और प्रोडक्टिव बनाएंगे। बजट के अंतिम दिनों के अंदर बजट का ज्यादा खर्च होना, ये भी हमारे लिए चिंता का विषय है। जब बजट आवंटित होता है उसके वर्ष भर हर महीने उस बजट का ठीक से आवंटित होने के साथ साथ किस महीने कितना खर्च होना चाहिए, ये भी हमारी ऑडिट में विशेष रूप से आप तीखी और पैनी नजर से देखते होंगे, लेकिन इस पर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। और इसीलिए समय समय सरकार ने शुचिता लाने के लिए टेंडर प्रक्रिया के अंदर ऑनलाइन सिस्टम किया है। और टेंडर के साथ साथ हमारे चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की क्वालिटी हो और उसके साथ साथ कल्याणकारी, लोक कल्याणकारी नीतियां, कार्यक्रम, इसके बारे में भी जो धन जिन कल्याणकारी योजनाओं के लिए पहुंचना चाहिए, उसके सामाजिक आर्थिक आकलन भी हमें करना चाहिए। कैग संस्था की ऐतिहासिक शुरुआत और वर्षों से निरंतर शासन, पारदर्शिता और जवाबदेही में इसके योगदान को देखते हुए लेखा परीक्षक दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का मकसद देश में पारदर्शिता और सुशासन को बढ़ावा देने में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के योगदान को सभी के सामने लाना है। बढ़ते आगे, जनजातीय गौरव दिवस पर भगवान बिरसा मुंडा को देश भर ने याद किया। जनजातीय नेता बिरसा मुंडा की जयंती पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष ने बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि अर्पित की। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर संसद भवन परिसर में श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर कई केंद्रीय मंत्रियों, संसद सदस्यों और पूर्व सांसदों ने भी भगवान बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने कहा कि मातृभूमि के लिए उनका प्रेम और साहस सभी भारतीयों को प्रेरित करता रहेगा। वहीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ जागृति लाने में भगवान बिरसा मुंडा की अहम भूमिका रही है और उन्होंने आदिवासियों के अधिकारों एवं स्वाभिमान की रक्षा के लिए संघर्ष किया। जनजातीय गौरव दिवस के मौके पर संसद भवन परिसर में भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई।
राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आदिवासी जननेता भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के मौके पर उनकी मूर्ति पर श्रद्धासुमन अर्पित किए। जनजातीय गौरव दिवस के मौके पर कई केंद्रीय मंत्रियों, संसद सदस्यों और पूर्व सांसदों ने भी भगवान बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर संसदीय कार्य मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री समेत लोकसभा और राज्यसभा के कई सांसद और सचिवालय के अधिकारी भी मौजूद रहे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कंबोडिया यात्रा के दौरान आसियान भारत और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कई देशों के नेताओं से मुलाकात की। उपराष्ट्रपति पद संभालने के बाद उनकी ये पहली विदेश यात्रा रही। कंबोडिया की 3 दिन की यात्रा के दौरान मजबूत भारत आसियान संबंध, हिंद प्रशांत क्षेत्र में आसियान की केंद्रीयता की पुष्टि और कंबोडिया और अन्य देशों के साथ द्विपक्षीय संबंध पर बातचीत हुई। इस दौरान जारी साझा बयान में भारत आसियान देशों ने आतंकवाद के खिलाफ व्यापक रणनीतिक भागीदारी कायम करने और सहयोग बढ़ाने का संकल्प लिया। उपराष्ट्रपति ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए भारत आसियान साझेदारी को और मजबूत करने पर जोर दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि आज के अनिश्चित भू राजनीतिक परिदृश्य में हमें सहयोग का विस्तार करने और विश्वास को और गहरा करने की जरूरत है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कंबोडिया यात्रा के दौरान 19वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने संबोधन में प्राचीन काल से भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच गहरे सांस्कृतिक और आर्थिक सभ्यतागत संबंधों की सराहना की। उन्होंने कहा कि भारत आसियान संबंध भारत की एक्ट ईस्ट नीति का केंद्रीय स्तंभ है। शिखर सम्मेलन में आसियान और भारत ने व्यापक रणनीतिक साझेदारी के लिए मौजूदा रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की घोषणा करते हुए एक संयुक्त बयान जारी किया। दोनों पक्षों ने भारत प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता, समुद्री सुरक्षा और नेविगेशन की स्वतंत्रता और ओवरफ्लाइट को बनाए रखने और बढ़ावा देने के महत्व की पुष्टि की। इस दौरान उपराष्ट्रपति ने रॉयल पैलेस में कंबोडिया के महामहिम राजा नोरोडोम सिहामोनी से भी मुलाकात की। साथ ही सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ाने के लिए भारत कंबोडिया संबंधों पर चर्चा की। उपराष्ट्रपति ने विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ कंबोडिया में प्रधानमंत्री श्री हुन सेन के साथ बैठक की। उपराष्ट्रपति ने मानव संसाधन, डी माइनिंग और विकास परियोजनाओं सहित द्विपक्षीय संबंधों पर व्यापक चर्चा की। इस दौरान संस्कृति, वन्यजीव और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच 4 समझौता ज्ञापनों और समझौतों का आदान प्रदान किया गया। इसके बाद उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कंबोडिया के सीनेट के अध्यक्ष से भी मुलाकात की और प्रशिक्षण कार्यक्रमों सहित दोनों देशों के सांसदों के बीच संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा की। इस यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने राष्ट्रीय संग्रहालय का दौरा किया और खमेर कला के कार्यों को देखा। बता दें कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के साथ इस यात्रा में उनकी पत्नी डॉक्टर सुदेश धनखड़ भी मौजूद रहीं। तो कार्यक्रम पार्लियामेंट दिस वीक में वक्त हो गया है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है, बने रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते आगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जयपुर में महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी के दीक्षांत समारोह में छात्रों को संबोधित किया। मेडिकल छात्रों को संबोधित करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि चिकित्सा क्षेत्र में योग्यता के साथ साथ मानवीय संवेदना भी बेहद जरूरी है। इसीलिए मेडिकल छात्र स्वस्थ और निरोगी भारत के निर्माण में अपना संपूर्ण योगदान दें। लोकसभा अध्यक्ष ने उम्मीद जताई कि युवा अपने अध्ययन काल के दौरान अर्जित ज्ञान का उपयोग मेडिकल प्रोफेशनल्स, नई तकनीकी, कौशल और सेवा भाव के साथ राष्ट्र और मानवता के कल्याण में करेंगे। साथ ही कहा कि चिकित्सा क्षेत्र में नई तकनीकी और नवाचारों के लिए ये संस्थान उपयोगी सिद्ध होगा। समारोह के दौरान लोकसभा अध्यक्ष ने छात्रों को उपाधियां भी प्रदान की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने चिकित्सा के क्षेत्र में योग्यता के साथ साथ मानवीय संवेदना के दृष्टिकोण को जरूरी बताया।
उन्होंने कहा कि मेडिकल छात्रों को मानवीय संवेदना की दृष्टि से काम करना चाहिए, साथ ही मानवता और राष्ट्र की सेवा की भावना से स्वस्थ और निरोगी भारत के निर्माण में अपना योगदान देना चाहिए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने ये बात महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कही। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान का जिक्र करते हुए कहा कि भारत के युवा नए और विकसित भारत के निर्माण के लिए काम करें। हमारे प्रधानमंत्री जी का जो विजन है, जो सोच है कि दुनिया में सबसे अच्छे इनोवेशन भारत में हो, शोध भारत में हो, हर इनोवेशन, हर रिसर्च भारत के नौजवानों के साथ हो, हम ग्रामीण क्षेत्र के दूर दराज के अंतिम व्यक्ति के जीवन में स्वास्थ्य सेवाओं में के माध्यम से परिवर्तन ला सके। इसलिए कोविड के बाद चिकित्सा इंफ्रास्ट्रक्चर में विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है। नए मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं, एम्स खोले जा रहे हैं, रिसर्च के नए संसाधन खोले जा रहे हैं। हमारी ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा भी बेहतर हो, इसलिए आने वाले समय के अंदर डिजिटल के युग में, तकनीकी के युग के अंदर हम दूर दराज के गांव में बैठकर भी अपने डिजिटल तंत्र से, टेलीमेडिसिन सेवा से उसको बेहतर कर सकते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि मेडिकल साइंस में पिछले दशकों में बड़े पैमाने पर बदलाव हुए हैं। नई रिसर्च और इनोवेशन के आधार पर नई तकनीकी ने चिकित्सा के क्षेत्र को पूरी तरह से बदल दिया है। वैश्विक कोरोना महामारी का जिक्र करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि संक्रमण के दौरान सभी डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ ने सामूहिक संकल्प के साथ संघर्ष किया और सफलता पाई, जो कि सराहनीय है। भारत के लिए विशेष रूप से चुनौती थी। हमारा मेडिकल साइंस, हमारी टेक्नोलॉजी रिसर्च अन्य विकसित देशों के मुकाबले कम थी, लेकिन हमारी सामूहिक ताकत थी, हमारी सामूहिक संकल्प शक्ति थी। हमारे डॉक्टर को जो संस्कार और संस्कृति दी थी, कार्य संस्कृति दी थी, वो मानवीय सेवा की दी थी, मानवता की सेवा की दी थी। और इसलिए मानवता की सेवा और कार्य संस्कृति के कारण उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना इस देश के लोगों को बचाने का काम किया। डॉक्टर हो, पैरामेडिकल स्टाफ हो, अटेंडेंट हो, सफाई कर्मी हो, उन सबके योगदान को हम भुला नहीं सकते। और जब हम कहते हैं कि डॉक्टर में ईश्वर का वास है, वह इस डॉक्टरों की कार्य संस्कृति ने भारत में प्रमाणित कर दी। इस दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सभी उत्तीर्ण छात्रों को शुभकामनाएं दी। साथ ही महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी के इंस्टीट्यूट ऑफ इनोवेशन एंड रिसर्च इन मेडिसिन का भी शिलान्यास किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जयपुर में राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान अकादमी के राष्ट्रीय सम्मेलन और दीक्षांत समारोह को भी संबोधित किया। अपने संबोधन में लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में पूरी दुनिया में हर दिन नए नए अनुसंधान और शोध हो रहे हैं। ऐसे में हमें भी हर प्रकार की बीमारी का उपचार और रोकथाम के लिए काम करना होगा। इसके लिए जरूरी है कि लोक प्रतिनिधियों और मेडिकल प्रोफेशनल्स में नियमित संवाद हो। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान अकादमी के राष्ट्रीय सम्मेलन एवं दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए अकादमी से जुड़े सभी सदस्यों, पदाधिकारियों और चिकित्सकों को बधाई दी। साथ ही अकादमी की सराहना की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अकादमी के 62वें राष्ट्रीय सम्मेलन एवं दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान अकादमी चिकित्सा के क्षेत्र में रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए भारत की एक प्रमुख अकादमी है। ये सम्मान और कोविड के समय जब दुनिया के अंदर इस वैश्विक महामारी की भयंकर विपत्ति थी, उस समय देश के चिकित्सकों ने जिस तरीके से मानवीय सेवा से अपने जीवन को दांव पर लगाकर
उस कोविड महामारी वायरस जिसका पता नहीं था, लेकिन उस समय भी जिस तरीके से देश भर के चिकित्सकों ने सेवा की, एक लंबे दशक बाद जो हमारे पूर्व प्रोफेसरों ने जो सेवा समर्पण से प्रतिष्ठा पाई थी, उसको वापस प्रतिष्ठित करने का काम किया। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि 60 साल पहले इस अकादमी की स्थापना देश में मेडिकल साइंस को नए शिखर पर ले जाने के उद्देश्य से की गई थी। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि अपनी स्थापना के बाद से आज तक ये संस्थान मेडिकल रिसर्च के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहा है। मुझे खुशी है कि इस अकादमी 1961 के अंदर भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने अकादमी की शुरुआत की। इस अकादमी की एकेडमिक एक व्यापक प्रतिष्ठा है और आज भी इस प्रतिष्ठा को 62 ईयर बाद भी आज मैं नए न्यू फेलोज को सबको बधाई देता हूं जिन्होंने इस एकेडमी के सदस्य बने। बता दें कि नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंस देश के चिकित्सा वैज्ञानिकों की शीर्ष संस्था है, जिसमें चिकित्सा विज्ञान से संबंधित सभी विषयों के श्रेष्ठ वैज्ञानिकों को परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद उनके शोध कार्य एवं चिकित्सा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के आधार पर सदस्यता एवं फेलोशिप दी जाती है। संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने केंद्रीय कक्ष में उनके चित्र पर श्रद्धासुमन अर्पित किए। इस मौके पर राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सांसदों और पूर्व सांसदों के साथ लोकसभा और राज्यसभा सचिवालय के अधिकारी भी मौजूद रहे। बाल दिवस के इस खास मौके पर देश भर के राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से चुने गए युवा प्रतिभागियों ने भी पंडित जवाहरलाल नेहरू को पुष्पांजलि अर्पित कर याद किया। संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को उनकी जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती के मौके पर संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सांसदों और पूर्व सांसदों ने भी पंडित जवाहरलाल नेहरू को पुष्पांजलि अर्पित कर याद किया। इस मौके पर लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह, राज्यसभा के महासचिव पीसी मोदी और संसद के दोनों सचिवालयों के अधिकारियों और कर्मचारियों ने भी पुष्पांजलि अर्पित की। बाल दिवस के इस खास मौके पर संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बच्चों और युवाओं से मुलाकात की। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि उनसे मिलकर ये विश्वास और भी दृढ़ हुआ कि देश का भविष्य सुरक्षित हाथों में है। लोकसभा अध्यक्ष ने सभी बच्चों के उत्तम स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। वहीं संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मौलाना अबुल कलाम आजाद के चित्र पर श्रद्धासुमन अर्पित किए। इस मौके पर संसद सदस्यों और सचिवालय के अधिकारियों ने भी पुष्प अर्पित कर नमन किया। संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मौलाना अबुल कलाम आजाद के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। इस दौरान राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, केंद्रीय मंत्रियों, संसद सदस्यों और पूर्व सांसदों ने भी संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती पर उनके चित्र पर श्रद्धासुमन अर्पित कर उन्हें नमन किया। इस मौके पर लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह और राज्यसभा के महासचिव पीसी मोदी ने भी पुष्पांजलि अर्पित की। बता दें कि मौलाना अबुल कलाम आजाद के चित्र का अनावरण भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 16 दिसंबर 1959 को संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में किया था।
लोकतंत्र में संसदीय समितियों का अहम स्थान है। समय समय पर इन संसदीय समितियों की बैठक होती है। विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के बाद ये समितियां अपनी रिपोर्ट सभा के समक्ष रखती हैं। तो आइए जान लेते हैं इस सप्ताह लोकसभा में किन किन संसदीय समितियों की बैठक हुई। लोकसभा में संसदीय समितियों की बैठकों पर नजर डालें तो 11 नवंबर 2022 को जल संसाधन समिति की बैठक हुई। 14 नवंबर 2022 को वित्त संबंधी समिति की बैठक हुई। 14 नवंबर 2022 को ही पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी समिति की बैठक संपन्न हुई। 15 नवंबर 2022 को सार्वजनिक उपक्रमों संबंधी समिति की बैठक हुई। 15 नवंबर को ही कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी समिति की बैठक हुई। 15 नवंबर 2022 को ही रेलवे संबंधी समिति की बैठक संपन्न हुई। 17 नवंबर 2022 को ऊर्जा संबंधी समिति की बैठक संपन्न हुई। कार्यक्रम पार्लियामेंट दिस वीक में इतना ही, लेकिन जाने से पहले एक जरूरी बात। आप इस कार्यक्रम को संसद टीवी के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। हमें आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे लोकतंत्र और संसद से जुड़ी अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।